अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हादिया ई मैगज़ीन के ज़ुमरे गुफ्तगू-ओ-शनीद में आप तमाम का तहे दिल से इस्तक़बाल है। आज हमने गुफ्तगू-ओ-शनीद के लिए डॉक्टर रेशमा निक्कत खान साहिबा को मदऊ किया है, जो एक मशहूर और मारूफ गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मैडम एमबीबीएस एमडी ऑब्स-गायनेक हैं। इसके अलावा उन्होंने जर्मनी से डिप्लोमा इन पेल्विक एंडोस्कोपी और सिंगापुर से फेलोशिप इन इनफर्टिलिटी किया है। आप इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खिदमात अंजाम देती हैं और उसकी को-डायरेक्टर भी हैं। मोहतरमा डॉक्टर रेशमा खान साहिबा, हादिया ई मैगज़ीन के गुफ्तगू-ओ-शनीद के इस सेशन में आपका तहे दिल से इस्तक़बाल है। जैसे कि हम सब जानते हैं, हादिया ई मैगज़ीन ख़वातीन का मैगज़ीन है और ख़वातीन के ख़ास मसाइल को ये एड्रेस करता है। इसी ज़िमन में माहवारी और उसके मसाइल, इस मौज़ू पर आज हमने तफ़सीली मालूमात हासिल करने के लिए डॉक्टर रेशमा को यहाँ मदऊ किया है। इस ज़िमन में हमारा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि मेंस्ट्रुएशन या मेंसेस, जिसे हम आम ज़बान में माहवारी या हैज़ कहते हैं, उसकी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र क्या है? और किस उम्र तक अगर बच्ची को माहवारी ना आए, तो एक माँ को गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए? जी, सब में पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैं डायरेक्ट सब्जेक्ट पर आती हूँ, आपके सवाल का जवाब देते हुए। देखिए, हम इसको जो फर्स्ट टाइम जो पीरियड्स आते हैं उसको हम कहते हैं मेनार्के। तो मेनार्के की एग्जैक्ट एज इज अराउंड लाइक 13 इयर्स प्लस और माइनस 1 ईयर। लेकिन जब पेशेंट्स आते हैं कि कभी 15 इयर्स में आ जाते हैं, कभी कोई आते हैं कि मेरी बेटी की माहवारी जल्दी आ गई है, 11 इयर्स में आ जाते हैं, तो उन्हें ये काउंसलिंग की जाती है कि एज पर आवर गाइडलाइंस, हमारे जो गाइडलाइंस है, तो जो भी माहवारी 9 इयर्स के बाद कभी भी आ सकती है और 16 इयर्स से पहले आना चाहिए। अगर टू पुट द अदर वे राउंड, ये ऐसा हम कह सकते हैं कि कोई किसी को भी मेंसेस अगर 9 इयर्स से पहले आए तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, या अगर 16 इयर्स तक नहीं आए तो फिर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। इस दरमियान एनीथिंग इज नॉर्मल। तो 9 इयर्स से पहले जब पीरियड्स आते हैं उनको समथिंग वी कॉल एज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, तो हमको कुछ कॉजेज उसके लिए ढूंढने पड़ते हैं कि इतना जल्दी क्यों पीरियड्स आ गए। और अगर 16 इयर्स तक पीरियड नहीं आते हैं तो हम उसे कहते हैं प्राइमरी अमेनोरिया। तो फिर उसकी भी इतनी लंबी लिस्ट है कॉजेज की, तो फिर हमें देखना पड़ता है कि क्यों नहीं आए हैं 16 इयर्स तक। तो एनीथिंग बिटवीन दिस 9 to 16 इज ओके, नॉर्मल, आपको याद रखने के लिए नॉर्मल पीपल को। जी जी मैम। माहवारी का नॉर्मल दौरानिया ड्यूरेशन क्या है? यानी कि हाउ मेनी डेज इफ वी कॉल इट एज प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, या और या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग हम कब कहेंगे, और हम इसे इर्रेगुलर कब कहेंगे? जी जी नॉर्मली देखिए, एक हम जो कहते हैं कि बिटवीन 28 to 30 डेज इज अ नॉर्मल साइकिल। लेकिन कब मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, मुझे हर 25 या 26 दिन में आती है, और वो वरीड होते हैं। तो इसका भी फिर हम उन्हें ऐसी काउंसलिंग करते हैं कि एनीथिंग लेस देन 21 डेज इज अ शॉर्ट साइकिल। अगर 24-25 डेज का साइकिल है तो दैट्स ओके, और एनीथिंग मोर देन 35 डेज इज अ लॉन्ग साइकिल। तो हम वो शॉर्ट साइकिल को टर्मिनोलॉजी जो देते हैं तो दैट इज पॉलीमेनोरिया, और लॉन्ग साइकिल को जो हम कहते हैं कि दैट इज ओलिगोमेनोरिया। अगर आपका साइकिल 31-32 डेज तक भी नहीं आता है तो नथिंग टू वरी। एनीथिंग मोर देन 35 डेज फिर आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, उसके अपने कॉजेज होते हैं, उसे रूल आउट करनी पड़ता है। जी नॉर्मल फ्लो यानी कि कितने अच्छा, पैड्स डेली? एक देखिए, पैड्स फ्लो ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट के लिए। एक नॉर्मल जो बताते हैं कि जो टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है कि एवरेज फ्लो शुड बी फॉर 4 to 5 days। एनीथिंग मोर देन 7 days फिर हमको वरी करना है। और अमाउंट के लिए एक रफ ऐसा पेशेंट को बताते हैं कि 2 to 3 टेबल स्पून इज नॉर्मल, एक्सेसिव इज एनी फ्लो डबल देन दैट। अब पैड्स के लिए आप उमूमन बता सकते हैं कि एक 4 to 5 पैड्स पार्शियली सोक्ड ऐसे। ये देखने में आता है कि माहवारी से पहले और उस दौरान में भी कई ख़वातीन मुख्तलिफ किस्म के जिस्मानी और नफ्सियाती तकालीफ से गुजरती हैं। फॉर एग्जांपल लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है,
और कई जो ख़वातीन हैं डिप्रेशन वग़ैरह का भी शिकार होती हैं, तो जिसे हम अपनी ज़ुबान में पीएमएस कहते हैं, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो इसको जी। किस तरह हैंडल किया जाए, इसका क्या इलाज हो सकता है? जी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने रेज़ किया है क्योंकि आजकल सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है, तो ये पीएमएस का इंसिडेंस भी बढ़ता जा रहा है। इसमें कैसे 2 टाइप ऑफ सिम्पटम्स होते हैं, एक तो फिज़िकल सिम्पटम्स और एक इमोशनल सिम्पटम्स होते हैं। फिज़िकल सिम्पटम्स में जैसा आपने बताया है कि थोड़ा-सा पेन होगा पेशेंट को लोअर एब्डोमेन में यानी नीचे पेट में या फिर पेशेंट एकदम ऐसे फटीग या थकावट महसूस करेंगे। इमोशनल सिम्पटम्स में कैसा है पेशेंट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम्स मूड स्विंग्स होते हैं। उसके बाद फिर दे बिकम इरिटेबल और फिर एक अर्ली फॉर्म ऑफ डिप्रेशन में भी कुछ-कुछ पेशेंट्स चले जाते हैं। पीएमएस कुछ-कुछ कंट्रीज़ में, कुछ-कुछ एथनिसिटी में इतना ज़्यादा कॉमन होता है कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ में पहले ऐसा ये था कि अगर फीमेल कुछ मर्डर भी की है और एंड इट इज़ प्रूफ कि इट इज़ डन इन इन हर प्री-मेंस्ट्रुअल फेज़, पीएमएस इसमें उनको उसकी रियायत दी जाती है, थिंकिंग कंसिडरिंग दैट शी इज़ नॉट स्टेबल इन दिस। उसके ट्रीटमेंट और लाइफ इसके लिए मेनली क्या है कि देखिए एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन थोड़ा-सा है और जो माइनर सिम्पटम्स हैं हम उसको कुछ विटामिन ई, प्रिमरोज़ ऑयल वगैरह देकर ट्रीट करते हैं। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा किसी को होता है, तो हमारे कुछ मेडिकेशंस होते हैं, उस पे कुछ दिन पेशेंट्स को डालना पड़ता है। क्या यानी घर के जो अफ़राद हैं, तो उनका जैसे उनका सपोर्ट भी इनको ज़रूरी होता है क्या इस दौरान में? जैसे उन्होंने उनकी कंडीशन उस वक़्त उनकी जो नफ्सियाती कैफ़ियत है, उसका समझने की कोशिश करनी चाहिए। जी, जी, एग्ज़ैक्टली आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया है। स्पेशली हस्बैंड हो या मदर हो, जो भी हो, दे कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट बहुत लगता है फीमेल को, सो दे कैन प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन दिस। और जब फीमेल थोड़ी-सी डिप्रेस्ड और इरिटेबल हो जाती है, तो दे कैन अ, टेक इट ईज़ी टेलिंग दैट कि ये सब हार्मोनल चेंजेज़ है, ये फिर ठीक हो जाएँगे, एज़ द फेज़ गोज़ ऑन। जी। अ, हम ये देखते हैं कि आजकल के डे टू डे प्रैक्टिस में माहवारी के इर्रेगुलर होने के कई जो है मतलब केसेस हमें रोज़मर्रा देखने को मिल रहे हैं। तो इसके कॉमन कॉज़ेज़ क्या हैं? और हमको किस तरीके से मतलब उसको डॉक्टर के रुजू करना चाहिए? जी, जी। मेनली देखिए आजकल कैसा है कि स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं एंड स्ट्रेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल साइकिल रेगुलेशन में साइकिल्स रेगुलर होने में और इरेगुलर होने में बिकॉज विथ स्ट्रेस आपके कुछ हार्मोन डिस्टर्बेंसेस होते हैं स्पेशली आपका प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है जो स्ट्रेस में इंक्रीज होता है और वो आपको ओलिगोमेनोरिया करता है इसका मतलब कि साइकिल की लेंथ बढ़ाता है तो वी हैव टू टेक केयर कि आप स्ट्रेस से दूर रहें और दूसरा आजकल कैसा देखा जा रहा है कि मेन रीजन फॉर इरेगुलर पीरियड्स इज ओबेसिटी इतनी ओबेसिटी का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है एंड उसकी वजह से भी ये पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और दूसरा ये देखा जा रहा है कि इंसिडेंस ऑफ पीसीओ इज इंक्रीजिंग दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो बोलते हैं हम या पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो कहते हैं उसकी वजह से भी साइकिल्स इरेगुलर होते हैं और पॉलीसिस्टिक ओवरीज का फिर एक पीछे मतलब रीजन ये है कि अगेन वेट गेन ओबेसिटी की वजह से ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज होते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज आपके साइकिल को इरेगुलर करते हैं और दूसरा है कि टू मच ऑफ एक्सरसाइज आल्सो कैन कॉज द साइकिल इरेगुलर और बाकी के मेडिकेशंस भी कुछ मेडिकेशंस ऐसे होते हैं स्पेशली एसिडिटी के लिए जो कॉमन मेडिकेशन यूज होते हैं कि अब जिसमें डोमपेरिडोम वगैरह होता है तो उसकी वजह से प्रोलैक्टिन इंक्रीज होता है तो प्रोलैक्टिन एक बार इंक्रीज हो गया तो फिर से साइकिल इरेगुलर होते हैं और आजकल हम देख रहे हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म का बहुत ज्यादा चांस इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है वो भी साइकिल से इरेगुलर होते हैं इरेगुलर करता है एंड मेन फिर हमको हमारे दूसरे कुछ पैथोलॉजीज रूल आउट करना पड़ता है कुछ सिस्ट है कुछ ऑर्गेनिक कॉज हमको देखनी पड़ता है तो इसलिए अगर आपके ये सब चीजें रूल आउट हो गए स्ट्रेस अगर आप नहीं ये कर रहे या मेडिकेशंस नहीं ले रहे उसके बावजूद से साइकिल्स इरेगुलर है तो यू हैव टू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट
तो वो फिर रूल आउट करेंगे, पहले डायग्नोस करेंगे कि वो क्या कॉज है, उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट लेंगे, तो फिर इट्स नॉट अ बिग दिस, आपके साइकिल्स रेगुलर हो जाएंगे। लेकिन मेनली मैं यहाँ पे ये मैसेज देना चाहूंगी कि आपके दो चीजों पे आपने ध्यान देना चाहिए, एक तो स्ट्रेस लेवल्स कम करें और दूसरा आपका वेट मेंटेन रखें। बिकॉज आजकल बीइंग इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, मैं तो काफी ऐसे लड़कियां, यंग लड़कियां देखती हूँ, ये बोलने के लिए बहुत तकलीफ होती है कि दे आर 18 years एंड देयर वेट इज 80 kg। मतलब ये बहुत अफसोस की बात है। देन वी हैव टू एक्सटेंसिवली काउंसल द पेरेंट्स, फैमिली, उनकी डाइटिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वगैरह। तो उसकी वजह से उनको 6-6 महीने पीरियड्स नहीं आते, दे कम फॉर दिस रीजन, लेकिन फिर उनको फिर कुछ और प्रॉब्लम्स निकल जाते हैं। तो मेन अपने वेट गेन पे, अपने खुद के वेट गेन पे और अपनी बेटियों के वेट गेन पे बहुत ज्यादा हमें तवज्जो देना है। जी, उसके लिए कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट वगैरह जो है वो? जी, मेन तो उसमें तो देखिए आजकल मेन ये इसकी वजह से है कि पीसीओ एंड ऑल दिस थिंग्स। हमको याद है कि हमने जब एमडी करते थे तो 10 इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स देखते तो 2 पेशेंट सिर्फ पीसीओ के होते थे, 8 पेशेंट कोई दूसरे वजूहात के होते। नाउ द रेशियो इज रिवर्स्ड। When we see 10 infertility patients, 8 patients are PCO and 2 is other cause. And especially ये हमारे माशरे में और ज्यादा है बिकॉज वेट गेन इज मोर, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, और हमारे डाइटिक हैबिट्स आर वेरी अनहेल्दी। स्पेशली अभी ये स्कूल गोइंग एज से ही बच्चे दे आर ऑन फास्ट फूड्स, ऑल दिस क्या बोलेंगे, ये चिप्स वगैरह, और जंक फूड। चॉकलेट्स, आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा। इसको जैसे बोलते हैं ना कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, दिस आर फूड्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, डाइट ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो हमको मतलब बचपन से हेल्दी हैबिट्स इनकलकेट करना है, बीइंग मदर्स, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग। फास्ट फूड्स नहीं देना है, प्रोसेस फूड्स नहीं देना है, बेकरी आइटम्स बिल्कुल जीरो करना है, और प्लस आउटडोर एक्सरसाइजेस, वॉकिंग एंड आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को मोटिवेट करना है। अभी आजकल कैसा है कि एवरीबडी, बच्चे क्या खेलते हैं बेटा आप, तो ना वो क्रिकेट खेलते हैं, ना टेबल टेनिस, ना बैडमिंटन, क्या खेलते हैं आप, मोबाइल गेम्स खेलते हैं। तो दैट इज ऑल्सो कॉज ऑफ ओबेसिटी। तो ये सब चीजों को, ये अपनी एज पेरेंट्स जिम्मेदारी होती है कि हम हमारे बच्चों को क्या खाना दे रहे हैं और क्या गेम्स की तरफ मोटिवेट कर रहे हैं। तो जस्ट ये छोटी चीज से आप बड़े बड़े प्रॉब्लम्स से निजात पा सकते हैं। नॉट ओनली ओबेसिटी, फिर आगे जाके डायबिटीज एंड मेनली पीसीओ, फिर आगे इंफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें उसमें we can stop right from diet and exercise right from childhood itself. जी मैम। जी माहवारी के दौरान क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? देखिए इसमें कैसा है कि सब में पहले वी हैव टू टॉक अबाउट हाइजीन। आई थिंक हाइजीन में इसमें भी कैसा है कि आपकी पर्सनल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप फ्रिक्वेंटली आपके जो भी पैड्स यूज करते हैं आप उसे चेंज करें, और जो भी यूज करते हैं वो क्लीन हो, ऐसा ना हो कि उससे आपको इन्फेक्शन हो जाए। और ड्यू टू सम रीजन अगर आप कंटिन्यूस लॉन्ग आवर्स पैड्स यूज करें तो फिर से चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ता है। और दूसरी चीज ये है कि वी हैव टू टेक एक्सेस ऑफ वाटर, जितना आप पानी पिए माहवारी के टाइम उतना अच्छा है, उसके काफी व्हाट टू टेल एडवांटेजेस हैं। जी। कितने ड्यूरेशन के बाद या कितने आवर्स के बाद पैड चेंज करना चाहिए? यूजुअली जिनको तो ब्लीडिंग होती है वो आफ्टर द पैड सोक दे चेंज इट, बट व्हेन देयर इज स्कैंटी ब्लीडिंग और ओलिगोमेनोरिया देन कितने टाइम्स के बाद पैड चेंज करना चाहिए? देखिए जैसा आपने कहा ना कि हैवी ब्लीडिंग हुई तो जल्दी चेंज करना पड़ेगा, कि कम है तो एटलीस्ट एक 6 to 8 hours वी नीड टू चेंज द पैड्स, so that they don't smell and they don't cause infection. लेकिन अगर heavy bleeding हो तो उससे पहले भी आपको change करना है। Menstrual hygiene is a very important thing. It itself can be a long lecture itself. क्योंकि that is the reason देखिए WHO they celebrate what to tell के ये करते हैं कि menstrual hygiene day उन्होंने मार्क किया which is May 28 कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल हाइजीन की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ओके मैम, आजकल मार्केट में जो है सो बहुत सारे ऑर्गेनिक पैड्स, टैम्पून्स, सैनिटरी कप्स
उसकी जो है एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो जी क्या हम ये इस्तेमाल करना चाहिए? ये हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है? जी इसमें देखिए कैसा है कि हर चीज के अपने एडवांटेजेस होते हैं और अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो उसी तरह ये मेंस्ट्रुअल कप्स के भी अपने खुद के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, और टैम्पन्स के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। मेंस्ट्रुअल कप का एक एडवांटेज ये है, मेन एडवांटेज है कि इट इज अ रीयूजेबल। और कैसा है, रीयूजेबल होने की वजह से जैसे कि कोई एक फीमेल पैड्स इतने सारे एक वीक में यूज करते हैं तो उतना सारा गार्बेज जाता है, उतना सारा पोल्यूशन होता है, तो दीज आर रीयूजेबल। तो आपका उतना सारा ये वेस्ट कम हो जाता है, एंड दे आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनते हैं, तो वो भी फिर वेस्ट कम होता है। और दूसरा क्या है कि एक बार आप एक एडवांटेज ये है कि एक बार आप कप रखे तो जनरली यू कैन लीव इट फॉर 12 आवर्स आल्सो। लेकिन और दूसरा ये है कि स्पेशली व्हेन यू आर स्विमिंग और दिस, तो कैसा है, डजंट द मेंस्ट्रुएशन डजंट कम आउट, इट फिक्सेस प्रॉपर्ली। लेकिन ऑन द अदर हैंड उसका डिसएडवांटेज ये है कि फिर थोड़ा सा टेक्निकली इंसर्शन इज डिफिकल्ट। और फिर अगर वो थोड़ा सा लीक प्रूफ हो तो आपके पूरे सब चीज स्टेन हो जाएंगे। सॉरी, अगर वो लीक होना स्टार्ट हो गए तो आपके सब चीज अगर अंदर से स्टेन हो जाएंगे। और मेन डिसएडवांटेजेस, इफ इट इज नॉट क्लीन प्रॉपर्ली इट कैन कॉज इन्फेक्शंस। ओके। है, और एक्चुअली टैम्पन्स तो का भी अपना वैसी है। सॉरी, जी, जी, जी मैम। नहीं, प्लीज़ टैम्पन्स का भी कंटिन्यू। वैसी है कि फिर से इंसर्शन डिफिकल्ट है, और वो भी उसका इन्फेक्शन के चांसेस है। तो इट डिपेंड्स कि हर पेशेंट को, मतलब जो कोई जो जिससे कंफर्टेबल है वो यूज कर सकते हैं। ऑल द थ्री आर ओके, ऐसा है। अ, हमारे माशरे में तो इतना ज़्यादा इसका अवेयरनेस नहीं है, बट जी जो प्रोफेशनल्स हैं, जो जिनको काफ़ी देर तक जैसे घर से बाहर रहना पड़ता है, वो लेडीज़ इसका यूज़ कर सकती हैं। और ऑर्गेनिक जी पैड्स के ताल्लुक से भी मैम काफ़ी चल रहा है कि जो डेली जैसे कि विस्पर वगैरह जो है, उसके मुकाबले में ऑर्गेनिक पैड्स यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये कहाँ तक सही है? जैसा वही है कि बस ये नई चीज है, आप स्टार्ट करके यूज करके देखें, क्योंकि वो काफी एब्जॉर्बेंट होते हैं, तो आपके अंदर की चीजें स्ट्रेन होने का कम ये रहता है, थोड़ा सा इन्फेक्शन के चांस भी कम होते हैं, तो आप ये यूज कर सकते हैं। अगेन जैसा मैंने बताया कि डिपेंड्स ऑन द प्रेफरेंस ऑफ द पेशेंट, एंड डिपेंड्स के आप जैसा बताए कि प्रोफेशनल्स के लिए वो अच्छा है, एंड जी, डिपेंड्स ऑन द एफोर्डेबिलिटी, एवरीथिंग कम्स इनटू अकाउंट। लेकिन एक ब्रॉड मैसेज ये है कि व्हाट एवर यू यूज, यू मेंटेन क्लीनलीनेस, दैट्स द ओनली थिंग। यस, ओके। और फिर हम देखते हैं मैम कि जैसे कि माहवारी स्टार्ट होती है तो माहवारी फिर बंद भी होती है, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में मेनोपॉज कहते हैं। तो जी माहवारी के बंद होने की एक एवरेज एज क्या है? और फिर कुछ औरतों को बहुत यानी प्रोलॉन्ग जैसे रहती है, तो किस उम्र तक माहवारी अगर बंद ना हो तो फिर एक गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए, जी जी। बिकॉज इट इज देयर इज समथिंग abnormal. Yeah, this is a very important question and a very important health issue you have raised, क्योंकि females don't know। कभी कभार दे ब्लीड फॉर सो मेनी मंथ्स, और फिर वो इतना हैवी फ्लो होता है कि दे थिंक नहीं मेरी बंद होने में है, एंड दे डोंट रिपोर्ट टू द डॉक्टर, एंड बाय द टाइम दे रीच द डॉक्टर HB6 हो जाता है, एंड दे कम आउट विथ अ वेरी बिग पैथोलॉजी, कोई बड़े प्रॉब्लम के साथ वो आते हैं। देखिए, एज पर WHO स्टैंडर्ड्स द एवरेज एज फॉर मेनोपॉज दे हैव गिवन इज 51.6 years। तो जब तक हो जाना चाहिए, तो नॉर्मली व्हाट वी टेल द पेशेंट्स के अगर 52 तक आपकी माहवारी बंद नहीं हुई तो यू नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। तो वो एग्जैक्ट एक हर किसी की उस साल में बंद होना जरूरी नहीं है। एनीथिंग फ्रॉम 45 years they start with the menopause, and somewhere till 52 they have to, किसी का 45 में होगा, किसी का 47 में होगा, किसी का 50 में होगा, लेकिन बाय 52 इयर्स वो मेनोपॉज आना चाहिए। अगर नहीं आया तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि ये क्यों नहीं हो रहा है। उसकी भी एक लंबी लिस्ट ऑफ कॉजेज है। और जैसा मैंने बताया है कि मेनोपॉज डिलेड मेनोपॉज क्यों होता है, उसके तो अपने कुछ हार्मोनल रीजंस है, कुछ प्री कैंसरस कंडीशंस है, कुछ कैंसर्स है, तो हमें वो रूल आउट करना पड़ता है। जनरली कैसा होता है कि 40
एंड आई जस्ट वांट टू टेल के एक मतलब मेनोपॉज का हर किसी की एज अलग क्यों होती है. दिस इज अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक्स कि आपके मदर का आपके सिस्टर्स का कब हुआ था. तो किसी किसी का जल्दी वो फैमिली में अर्ली मेनोपॉज होते, कुछ फैमिलीज में लेट मेनोपॉज होते. और it depends on your lifestyle and diet also to some extent, but mainly genetics play a very important role. तो एक किसी किसी का 35 इयर्स से पहले ही मेनोपॉज हो जाता है. दैट इज समथिंग कॉल्ड एज प्रीमेच्योर मेनोपॉज. तो देन फिर आपको कुछ वो क्यों हो रहा है उसके भी रीजंस आपको देखने पड़ेंगे. जी, तो मेनोपॉज से पहले जो है कुछ मेंसेस में इरेगुलरिटी आती है, तो इज इट नॉर्मल? देखिए थोड़ी बहुत इरेगुलरिटी मेनोपॉज कैसे आता है, किसी को वेरी फ्यू फीमेल्स आर लकी कि उनको हर महीना में पीरियड्स आ रहे हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन पीरियड्स बंद हो गए. कुछ फीमेल्स को ऐसा होता है कि 2-2 महीने पीरियड्स नहीं आएंगे, फिर 4 महीने नहीं आएंगे, फिर पीरियड्स गायब हो जाएंगे. लेकिन कुछ फीमेल्स को ऐसा होता है कि दे हैव मेनोरेजिया, दैट इज दे हैव एक्सेसिव ब्लीडिंग. तो ये फीमेल्स ये ग्रुप ऑफ फीमेल्स है जिसको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है और उसके अकॉर्डिंगली फिर जो भी कॉज निकलता है, एक सोनोग्राफी है, कुछ हार्मोन टेस्ट है, कुछ ब्लड टेस्ट है, वो देख के जो कॉज निकलता है वो हिसाब से हमको ट्रीटमेंट लेनी होती है. मेनोपॉज के बाद हम ये देखते हैं कि कई ख्वातीन मुख्तलिफ किस्म की जिस्मानी और नफ्सियाती उलझनों का शिकार हो जाती हैं, जिसे हम पोस्ट-मेनोपॉजल सिम्टम्स कहते हैं. ये क्या है और उनको किस तरीके से हम जो है सो टैकल करते हैं? जी. मेनली देखिए मेनोपॉज के जब हमारे यहाँ पेशेंट्स जो आते हैं तो दे कम विद दिस के एकदम हमको कान में से गर्म भाप निकल रही या ठंडे पसीने हो रहे. तो दिस इज समथिंग व्हाट वी कॉल्ड एज हॉट फ्लशेस. ये अच्छे रहते हैं वो बिल्कुल हर कुछ घंटों में ऐसा उनको एकदम ठंडे पसीने छूट जाते हैं, एकदम जिस्म में गर्मी महसूस होना शुरू होती है. तो ये हॉट फ्लैशेस होता है. और फिर कैसा होता है, कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं खवातीन की बॉडी में कि वो दे बिकम इरिटेबल, उन्हें छोटी-छोटी बात भी बर्दाश्त नहीं होती है. फिर वैसी मूड स्विंग्स होते हैं. फिर नींद भी कम हो जाती है. एकदम मतलब सारी-सारी रातें वैसी जग के निकालते हैं. और दूसरा ये है कि फिर थोड़ा-सा ऐसा दे फील डिप्रेस्ड कि दे आर लो, अपनी वुमेनहुड खत्म हो जा रहा है, ऐसा एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आती है. और फिर ये तो दूसरे भी अपने जो प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि एस्ट्रोजेंस कम होके फिर अपने थोड़े कॉइटल ड्राई वजाना एंड कॉइटल प्रॉब्लम्स ये भी कुछ कम नहीं है. वी विल हैव टू टैकल अकॉर्डिंगली जी सब चीजें. लेकिन मेन यहाँ पर ये मैसेज मैं देना चाहूंगी कि किसी को भी हैवी ब्लीडिंग होती है तो ये मत सोच कर आप बैठिए कि चलो मेरे मेंसेस बंद हो रहे हैं इसलिए ब्लीडिंग हो रही. पहले आप डॉक्टर के पास जाइए. कोई दूसरा आपको मतलब क्या बोलेंगे कॉज यानी बीमारी कोई दूसरी नहीं है कि कोई कैंसर की शुरुआत नहीं है या कोई फाइब्रॉइड नहीं है. एक सोनोग्राफी या कुछ हार्मोन टेस्ट है, मिनिमम ये 2 चीजें तो करके आप रूल आउट करिए कि कोई मेजर कॉज नहीं है. फिर उसके बाद ठीक है ब्लीडिंग थोड़ी हैवी होती चल जाएगा, लेकिन यू हैव टू रूल आउट सम थिंग्स. क्योंकि हमको देखा what I get patients is नहीं ये सब normal है, बल्कि patients they pull on for years and when they come by the time they have endometrial cancer या cervical cancer तो वो इतना spread होता है कि फिर आपको major surgeries लगते हैं. उससे अच्छा जब शुरुआत में अगर आप आए तो थोड़े में थोड़ा वो treatment हो जा सकता है. तो ये मैसेज जस्ट पेशेंट के लिए नहीं है, उनके अतराफ के लोगों के लिए भी है कि दे शुड टेक केयर ऑफ देयर पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल एंड गेट हर टू द डॉक्टर अर्ली. जी और मेंसेस से रिलेटेड ही और 2 टर्मिनोलॉजी जो है हम यूज करते हैं, एक है इंडोमेट्रियोसिस. थोड़ा सा आप थोड़ा आई कैन नॉट गेट यू, थोड़ा जोर से. मैम 2 टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, एक है इंडोमेट्रियोसिस एंड एडिनोमायोसिस. जी तो जी इसके बारे में थोड़ा सा अगर मुख्तसर आप मालूमात दें. जी जी. जनरली देखिए ये 40s में ऐसे एक एडिनोमायोसिस बोल के एक कॉमन आप देखते हैं कि जब मेनोपॉज के आसपास हम जो पीरियड होता है वी कॉल इट एज पेरीमेनोपॉज. तो वो टाइम पे जो ब्लीडिंग होती है वी कॉल इट एज पेरीमेनोपॉजल ब्लीडिंग. तो हम उसके इन्वेस्टिगेशन में जब भी द फर्स्ट थिंग वी डू इज अल्ट्रासाउंड. तो जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो फिर यू गेट अ कॉमन डायग्नोसिस एज एडिनोमायोसिस.
तो व्हाट इज एडिनोमायोसिस? एडिनोमायोसिस इज, हम जो बोलते हैं इन साइंटिफिक टर्म, इट इज एंडोमेट्रियम इन द मायोमेट्रियम। मतलब ये जो लाइनिंग आपकी यूट्रस की है, जो यूट्रस में रहना है, वो अंदर मायोमेट्रियम मसल में चले जाती है। तो उससे कैसा, थोड़ा सा यूट्रस का साइज बड़ा होता है, तो फिर और हल्का सा मीठा मीठा नीचे पेट में दर्द होता है, और पीरियड्स आने से पहले बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बैक एक होता है, और हेवी ब्लीडिंग होती है। ये इसे कहते हैं एडिनोमायोसिस। और इसको कैसा है कि जब आप अर्ली स्टेजेस में आए तो हम वी कैन ट्रीट दिस कंडीशन विथ आइदर टैबलेट्स, या कुछ इंजेक्शन से भी वो ट्रीट होते हैं, या अभी तो रिसेंटली हम लोग काफी यूज करते हैं, एक लूप है मरीना बोल के, जो डाल देते, तो 5 साल तक वो क्या करता है कि लोकली आपके यूट्रस में डेली थोड़ा सा एक 20-24 माइक्रोग्राम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, जो सिर्फ यूट्रस पे एक्ट करता है। तो उससे क्या होता है कि आप जब ओरल टैबलेट्स ले रहे हैं तो वो हार्मोन के इफेक्ट्स प्रोजेस्टेरॉन के आपके जो पूरे बॉडी पे होते हैं, तो ये जस्ट सिर्फ लोकली यूट्रस पे होते हैं, और वो ब्लीडिंग कम करता है। तो अभी आजकल रिसेंटली मैं तो काफी यूज करती हूँ, और माशाल्लाह काफी इसका अच्छा रिस्पॉन्स है, और हमको काफी यानी हिस्टेक्टमीज आपके पोस्टपोन्ड होते हैं या कैंसिल भी हो जाते हैं। तो यही शर्त है कि पेशेंट ने जल्दी टाइम पर आना है एडिनोमायोसिस के लिए। दिस वर्क्स वेरी वेल जी। एक्चुअली इसलिए क्वेश्चन बेसिकली आया है कि यूजुअली ऐसे देखने में है कि जहाँ भी एडिनोमायोसिस वगैरह हो तो फिर हिस्टेक्टोमी तक ही बात चली जाती है। जी जी, वही मैं बस यही मैसेज मुझे देना था कि अगर आप लोग, और जब पेशेंट्स अर्ली आते हैं तो थोड़ी ब्लीडिंग है, यूट्रस साइज उतना बड़ा नहीं है, दिस जो हमने बताया कि ये लूप के बारे में, दिस वर्क्स वंडर्स। नहीं, जनरली हमारे माशरे में होता है कि पेशेंट्स बहुत लेट आते हैं, यूट्रस का साइज बहुत बढ़ता है, फिर कोई चीज काम नहीं करती, सीधा यूट्रस निकालना पड़ता है। और वो जब निकालना पड़ता है तो व्हाट माय दिस मैसेज इज कि सही टाइम पे आप निकाल लीजिए। कुछ पेशेंट्स मैंने देखा है कि वो आते हैं कि ठीक है, फिर कुछ प्रोजेस्टेरॉन्स लेते चले जाते, फिर इधर से उधर, उधर से इधर डॉक्टर्स के पास जाते, फिर दे कम आफ्टर 2-3 इयर्स, तो वो जो उनका जस्ट मेनोरेजिया रहता, जो थोड़ा सा एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया रहता, जो लाइनिंग थोड़ी सी ये रहती, वो थोड़ा अर्ली कैंसर की तरफ चले जाती है। तो फिर आपको सिर्फ यूट्रस नहीं, आसपास के लिम्फ नोड्स वगैरह भी निकालना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कि रेडिकल हिस्टेक्टोमी। तो एक सिंपल बात में कि मतलब जहां आपको कीला ठोक कर काम चलता था, वहां पट्टी ठोकना पड़ता है। दैट्स व्हाट आई एक्सप्लेन टू द पेशेंट्स। तो गैर जरूरी यूट्रस नहीं निकालो, लेकिन जब जरूरत है तो निकाल लो, उसको देर भी मत करो। दिस इज माय मैसेज। जी मैम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी मसरूफियत के बावजूद हादिया ई मैगजीन के लिए आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत बेहतरीन तरीके से हम सबकी रहनुमाई की। हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह हम आगे भी आपकी खिदमत हासिल करते रहें।